नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अब पूरी तरह से मैदान सज चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। राज्य में लंबे समय से चुनावी हिंसा, सियासी टकराव और वोटर लिस्ट को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन वो वामपंथ के दौर का संघर्ष हो या फिर टीएमसी और बीजेपी के बीच बढ़ती सीधी लड़ाई से बंगाल की राजनीति हमेशा गर्म रही है। और इसी कड़ी में अब एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ममता बनर्जी ने पुरुलिया की जनसभा में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि करीब 1 करोड़ 20 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और यह सब चुपचाप किया गया है। बिना नाम लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और सवाल उठाया कि बड़े बड़े दावे करने वाले नेता मुश्किल समय में कहां थे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी दंगे भड़काकर राजनीति करती है और चुनाव से पहले माहौल को प्रभावित करने की कोशिश करती है। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे चुनावी रणनीति बताया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस पैमाने पर राजनीतिक हिंसा देखने को मिलती है, उसकी तुलना देश के किसी और राज्य से नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े भी बताते हैं कि चुनाव के दौरान राजनीतिक हमलों में सबसे ज्यादा मौत पश्चिम बंगाल में ही होती है। वहां जो जीता सब कुछ उसी का वाला रवैया हावी रहता है, यानी सत्ता में आई पार्टी समाज के हर स्तर पर अपना नियंत्रण कायम करने की कोशिश करती है। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में कई राज्यों में मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है और यह प्रक्रिया बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में पूरी भी हो चुकी है या अभी चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जिस स्तर का विवाद, विरोध, अदालतों में मुकदमे, प्रदर्शन और अव्यवस्था के आरोप देखने को मिले हैं, वो बेमिसाल हैं। यहां तक कि इस भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जहां दूसरे राज्यों में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आती, वहीं अकेले पश्चिम बंगाल में ही इतने बड़े पैमाने पर दिक्कतें क्यों खड़ी हो गई, ये साफ नहीं है। भारत के क्षेत्रीय नेताओं में ममता बनर्जी को आमतौर पर बीजेपी की सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी माना जाता है। कांग्रेस को छोड़ दें तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर शायद सबसे अहम विपक्षी ताकत है। 2014 में केंद्र में बहुमत की सरकार बनने के बाद से बीजेपी ने कई राज्यों में अपना दायरा तेजी से बढ़ाया है। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सरकारें बनाई हैं और बिहार, ओडिशा और हरियाणा में भी मजबूत पकड़ बनाई है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी पार्टी लगातार अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल अब भी ऐसा एक बड़ा राज्य है जहां पर बीजेपी का विस्तार बार बार आकर रुक जाता है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया जिले के मान बाजार में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें वो जमकर बीजेपी पर बरसीं। सीएम ममता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने अपने भाषण में दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जिससे मेरे खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा सके। पिछले चुनाव में भी मेरे साथ हिंसा हुई थी और मेरे पैर में चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार किया। क्या फिर से वैसी ही साजिश की तैयारी हो रही है? लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। सीएम ममता के बयान पर बीजेपी नेताओं ने चुटकी ली है। बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता के इस बयान को मनोरंजन भरा बताया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि उन्हें तो एंटरटेनमेंट में होना चाहिए, वो केवल लोगों को इमोशनल करना चाहती हैं। ममता बनर्जी से बड़ा कोई नाटकबाज नहीं है। उनको तो ड्रामा में काम करना चाहिए था और ड्रामाबाजी करके आज तक बंगाल के जनता को ठगने का काम किया है। बंगाल का आज तक विकास नहीं हुआ है और बंगाल का जो माहौल है, उस माहौल से वहाँ की जनता निकलना चाहती है। इसीलिए बीजेपी की सरकार वहाँ बनना तय है और ममता बनर्जी यही कारण से आप अपना आपा खो बैठी है। ममता बनर्जी जी माननीय मुख्यमंत्री न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। उनकी सरकार ने, उनके शासन ने, उनके गुंडों ने
जो जान मारने वाला है उसको जान का खतरा होगा। ये सब इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, जनता को मूर्ख बना रही है। जनता अब इनको मूर्ख बनाने से नहीं बनने वाला है और जनता वहाँ के तय कर चुके हैं, इनको जाना तय। हालांकि समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने सीएम ममता के बयान को सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं तो हो सकता है ममता दीदी सही कह रही हों। देखिए, ममता जी कह रही, सब सही कह रही कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने सारे स्टेशन ऑफिसर्स, कभी हिंदुस्तान में कहीं दूसरी जगह हो रहा है, प्राइमा फेसी नहीं लगता कि ये सब गलत हो रहा है कि सारे इंचार्ज बदल दें, सारे पोलिंग ऑफिसर्स बदल दें। तो ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। इसके बावजूद ममता को हरा नहीं पाएगा। इसके बावजूद 2/3 बहुमत से जीत के आएंगे, लिख लो। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। ऐसे में नेताओं के तीखे बयान और सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे सवाल आने वाले समय में राजनीति को और गर्मा सकते हैं। वहीं टीएमसी और बीजेपी राज्य में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 वोट के लिए कुछ भी करेगा। हर दाव चला जा रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी के द्वारा हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या दूसरे जो लेफ्ट और कांग्रेस, वो भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो बहरहाल आज चर्चा हम इसी को करने जा रहे हैं कि आखिर किस रणनीति के तहत पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, क्या है उनका मुख्य एजेंडा। आज चर्चा इसी पर। बंगाल चुनाव 2026 वोट के लिए कुछ भी करेगा। अमित तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। और डॉक्टर सौरभ झा, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। चर्चा में आगे हमारे साथ टीएमसी के नेता भी जुड़ेंगे, हक साहब, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अमित जी, जरा ये बताइए, चुनाव पश्चिम बंगाल का, भारतीय जनता पार्टी जब भी अगर हम 2014 और उसके बाद से बात करें तो पश्चिम बंगाल में बहुत ही गंभीरता के साथ सीरियसली चुनाव लड़ती है। लेकिन ममता बनर्जी का इस बार के चुनाव में ये आरोप, जान का खतरा, और जान का खतरा किससे है वो भी ये बता रही हैं। आनंद जी, सर्वप्रथम तो आपको, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आज 30 मार्च है और जो डेडलाइन माननीय अमित शाह जी ने तय किया था नक्सल को खत्म करने का, वो आज पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो एक तरीके से जो रेड कॉरिडोर था, नक्सल से जुड़े जितने भी लोग थे, चाहे वो हथियार बंद उग्रवादी हो या अर्बन नक्सल हो, उन सभी लोगों का खात्मा हो गया है और जहां जहां वो पाए जाएंगे उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आपको, आपके माध्यम से दर्शकों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं आपके प्रश्न पे आनंद जी। देखिए, जब इंसान अपने काम नहीं गिना पाता, बंगाल में इलेक्शन है, ममता बनर्जी को करना चाहिए था कि वो 15 सालों में उन्होंने क्या क्या किया है, 15 सालों में उन्होंने 15 सालों में आपने कितने कारखाने खोले का उनको ब्यौरा देना चाहिए था। 15 सालों में उन्होंने कितने पावर प्लांट खोले हैं, इसका ब्यौरा देना चाहिए था। कॉल में कोई वेटिंग बता रहा है आनंद जी, थोड़ा सा चेक करवाइएगा। कुछ गड़बड़ी आ रही है कुछ जरा। हाँ, मैं पीसीआर से अपने कह रहा हूँ, साउंड को जरा ठीक कीजिए। हाँ, 15 सालों में कितने हाई राइज बिल्डिंग्स बने, 15 सालों में कितने हाईवेज बने, 15 सालों में कितने वहां पर जूट मिल को रिवाइव किया गया, 15 सालों में वहां पर किस तरीके से चूड़ी के व्यापार को बढ़ावा दिया गया, 15 सालों में वहां पर किस तरीके से जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा दिया गया। इसका एक भी ब्यौरा ममता बनर्जी किसी भी मंच से नहीं दे रही हैं। उल्टे बोल क्या रही हैं? वो बोल रही हैं कि अगर एक कम्युनिटी जो है वो अगर साध ले तो 1 सेकंड में जो हिंदू आबादी है उसका सर्वनाश किया जा सकता है। तो हिंदुओं, देख लो तुम्हारा हश्र क्या होने वाला है अगर तुम टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो। टीएमसी, ममता बनर्जी वहां पर ये कह रही है महिलाओं को कि तुम जो सशस्त्र जो केंद्रीय वाहिनी है
उसके सामने तुम किचन के जो हथियार है, चाकू है, बेलन है और अन्य जो सामान है, पैंसुल है, उन सब को लेकर आप सशस्त्र बलों के सामने डट कर खड़े हो जाना, ताकि जो उनके गुंडे हैं वो बूथ में रैगिंग कर सके, लूट कर सके और जो पूरे के पूरे मतदान है उसको प्रभावित कर सके। वो उनके नेता प्रवक्ता ये कहते हैं कि जो टीएमसी के साथ नहीं है वो बंगाली ही नहीं है। आज 15 साल के बाद जहां उनको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए, वहां पे आज ये सारी बातें कर रही हैं और आज कहते कहते ये भी कह दिया कि उनको जान को खतरा है। तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा एक स्क्रिप्टेड नैरेटिव लग रहा है ममता बनर्जी का। उनको पता है कि उनकी जमीन खिसक रही है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरीके से आपने देखा कि हुमायूं कबीर जो उनके पार्टी के नेता थे, उनको किस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया और कहा कि आप एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आप बाबरी मस्जिद बनाइए। सोचिए 500 वर्षों का एक संघर्ष के बाद जिस बाबरी वो को तो कभी आपके साथ भी वो थे और अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि आपकी वो बी टीम है। देखिए, वो हमारे साथ थे, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन वो किस परिस्थितियों में थे? हो सकता है वो अपनी जमीन तलाश रहे हो राजनीति की, उस परिस्थिति में आकर हमारे साथ जुड़े गए हो, क्योंकि उस दौरान उनको टीएमसी से निकाल दिया गया था। उसके पहले बहुत लंबे समय तक वो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस छोड़ा, टीएमसी ज्वाइन किया, टीएमसी से निकाले गए, फिर अब 2-3 साल के लिए हमारे साथ रहे और वापस टीएमसी में गए। तो जिसके साथ आप आदमी लंबे समय से रहता है, उसी के साथ उसी के दिशा निर्देश में काम करता है ना। तो आज जो कुछ भी हुमायूं कबीर कर रहे हैं वो केवल और केवल, आप देखिए ना, इसे आपको एक और आंकड़ा देता हूं मैं। वहां पर हुमायूं कबीर कह रहे कि मैं बाबरी मस्जिद बना रहा हूं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं दुर्गा मंदिर बना रही हूँ, मैं जगन्नाथ मंदिर बना रही हूँ, मैं शिव मंदिर बना रही हूँ। तो किस तरीके से पूरे के पूरे एक डेवलपमेंट के मुद्दे को एक तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ भटकाया जा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। ठीक है, वहां पर ना ममता बनर्जी ये बता रही हैं कि ममता बनर्जी ये बता पा रही हैं कि उन्होंने कितने कल कारखाने खोले, ना वो ये बता पा रही हैं कि उन्होंने कितने पावर प्लांट खोले, ना ये बता पा रही हैं कि कुटीर उद्योग कितने खोले, कुछ भी नहीं बता पा रही हैं। वो ये बोल रही हैं कि मैंने कन्याश्री दिया, मैंने लक्ष्मीश्री दिया, मैंने युवाश्री दिया, मैंने युवाश्री दिया। अरे भैया, भत्ता नहीं देना है, लोगों को नौकरी देनी है, भत्ता नहीं देना है, लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनको रास्ता बताना है। तो यहाँ जो लड़ाई है वो विकास बनाम भत्ता की आ गई है आनंद जी। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और जनता भी इसको बहुत बखूबी समझ रही है। ठीक है, आते हैं आपके पास। डॉक्टर सौरभ झा भी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। जरा आप बताइए, चुनाव का विश्लेषण आप किस तरह से कर रहे हैं? अब तो बहुत हद तक चुनाव खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, सौरभ जी। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल से जुड़े सारे दर्शकों को नमस्कार। अभी बीजेपी के प्रवक्ता सारी बातों को यहाँ पे रख रहे थे। आनंद विजय जी, मेरा सोचना ये है, यदि कोई भी पार्टी सत्ता में 15 साल से बनी हुई है तो हमें जो अब इस बार का जो चुनाव देखने को मिल रहा है उसमें हम ये देख पा रहे हैं, ममता बनर्जी ऐसे सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है जैसे वो विपक्ष में बैठी हुई हो। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी अपने चैनल पर भी बोल रहे थे, क्योंकि जब तक आप विकास की राजनीति नहीं करेंगे तो हर 5 साल के बाद जब आप चुनाव के मैदान में जाएंगे तो जनता के सामने आपको इसी तरह के बहुत सारे जो बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उस तरह के बयानबाजी करके वोट में तुष्टीकरण करके आप वोट लेना चाहते हैं। जहां तक बंगाल का सवाल है, इस 15 साल में यदि विकास की बात करें तो हमें ऐसा लगता है बंगाल 15 साल नहीं 50 साल पीछे चला गया है। और आज के टाइम में आप यदि ग्राउंड पे जाते हैं तो हर इंटेलेक्चुअल लोग वहां की सरकार से परेशान हो चुकी है, उठ चुकी है। यदि हम इसकी तुलना आसाम से करें, यदि 7 सिस्टर स्टेट से करें, उनके कंपेयर में यदि बंगाल की विकास को देखें तो आप ये देखेंगे कि वो 7 स्टेट जो है वो विकास के दौर में बहुत आगे निकल चुकी है इस 11-12 साल के अंदर में। और बंगाल में जो आज के टाइम में जो विकास का जो रफ्तार नहीं दिख रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। केंद्र सरकार और स्टेट की ममता सरकार के बीच में जो एक गठबंधन होना चाहिए, जो एक संवाद होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। यदि आप भारत सरकार की सबसे अच्छी स्वास्थ्य स्कीम जो आयुष्मान भारत स्कीम है,
आयुष्मान भारत स्कीम आज तक वहां पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। बॉर्डर का जो सबसे बड़ा इशू है, आप देखेंगे जो घुसपैठियां सबसे ज्यादा वहां पे मतलब बांग्लादेश से हो, वहां से एंटर करती है। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज तो है ना डॉक्टर सौरभ झा की, सब के बावजूद 15 साल तक वो लगातार 3 चुनाव जीतती रही हैं। एक दो बार आदमी ये कहता है कि एक दो बार आदमी बरगला सकता है जनता को, बार बार तो नहीं बरगला सकता। कुछ तो ममता बनर्जी की अपनी लोकप्रियता है और उनके ऊपर वहां के लोगों का विश्वास है। लेकिन आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे देश में इस तरह की चीजें 10 साल 15 साल का जो टेन्योर होता है वो चलता रहता है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली का देखिए, 10 साल से अरविंद केजरीवाल थे, वहां बीजेपी की सरकार आई, क्योंकि हम लोग ये भी देख रहे थे आने वाले टाइम में वहां पे अरविंद केजरीवाल वापस आ सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद जनता को समझ में आ जाता है हमें हमारे लिए कौन सी पार्टी क्या करने वाली है। लेकिन इस बार का चुनाव जो 7 चरण या 6 चरण में पहले हुआ करती थी और इस बार 2 चरण में हो रही है, उसका भी एक बहुत लंबा इम्पैक्ट इस बार चुनाव पे पड़ने जा रहा है। और होपफुली ऐसा लग रहा है वहां पे सत्ता परिवर्तन होने की काफी संभावना दिख रही है। ठीक है, अभी जी आपके पास आए, लेकिन जरा एहतशामुल हक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, टीएमसी के प्रवक्ता, उनका भी कमेंट ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। हम लोग आज चर्चा करें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर एक बार फिर से, क्योंकि चुनाव में हर दिन कुछ ऐसी ऐसी बातें सामने आ जा रही हैं कि उस पर चर्चा और उसके बारे में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी हो जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके जान लेने की कोशिश या साजिश हो रही है, उनके जान को खतरा है। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? ममता बनर्जी इतनी मजबूत लीडर, इतनी लोकप्रिय लीडर पश्चिम बंगाल में, पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीत रही हैं और इस बार भी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही हैं। ऐसा क्यों लग रहा है और किसके ऊपर आप लोगों को शक लग रहा है कि वो ममता बनर्जी की हत्या करवा सकते हैं या ममता बनर्जी पर हमला कर सकते हैं? ममता जी जो बोल रही हैं उसको लेकर कि अभी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे चुनाव आयोग को सामने में रख करके पश्चिम बंगाल की सत्ता को काबिज करने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है, आपने देखा होगा कि 58 लाख लोगों का नाम यहाँ SIR के माध्यम से निष्कासित हुआ। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 62 लाख लोगों का नाम विचाराधीन है, जो कहीं न कहीं एक लंबी षड्यंत्र है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल किया जा रहा है। और इतना दिनों तक हमने देखा कि ईडी, इनकम टैक्स और CBI जो है इनके केंद्र के इशारे पर काम कर रही थी, लेकिन अभी चुनाव जो भी फुल फ्लेज में समझ लिए केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। आपने देखा होगा फिर से दिलीप घोष की जो हमारे यहाँ के जो अभी यहाँ के कैंडिडेट बने हैं, फॉर्मर वो राज्य के सभापति दिलीप घोष थे, वो कहें कि हमारी सरकार बनने दीजिए। हम सभी को समझ लिए जिस हिसाब से डायलॉग बोलता है ना कि चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के, जो अमिताभ बच्चन का पिक्चर में शोले में हुआ करता था, चुन चुन के बदला लेंगे। तो इस तरह की बात देखिए, एक समझ लिए कि कैंडिडेट के रूप में इस तरह की भाषा, इस तरह की मर्यादा एक हमारी महिला मुख्यमंत्री जो 15 साल से लगातार सेवा 10 करोड़ जनता यहाँ जिनके लिए कर रही है और इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, लेकिन इनको सत्ता पश्चिम बंगाल हासिल करना है तो किसी भी हिसाब से इनको सत्ता हासिल करना है। लेकिन मैं समझता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सिंह साहब कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देखिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और बंगाल एक ऐसा भारत का इकलौता राज्य है, यहाँ हिंदू मुसलमान की कार्ड नहीं चलती है, इसलिए यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं चलती। यहाँ के लोग बहुत अवेयर है और बहुत ही शिक्षित है। सबसे पहले वो 10 मरतबा सोचते हैं, उसके बाद में वो अपना मत का प्रयोग करते हैं। देखिए ये जो है समझ लिए कल्चरल का हब है। यहाँ जो है समझ लिए कि आप सोच नहीं सकते हैं कि यहाँ सब संगीत के प्रेमी है, यहाँ कविता के प्रेमी है, यहाँ भाईचारा के प्रेमी है, यहाँ एकता अखंडता की प्रेमी है ये पश्चिम बंगाल। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को हिंदू मुसलमान की जो एकता अखंडता भाईचारा है उसको नष्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ की सेकुलर जनता किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं होगा। और फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि चौथी बार हम लोग 4 मई का दिन होगा, चौथी बार अपने ही रिकॉर्ड को बीट करेंगे। आपने देखा होगा 2011 में हम लोग 170 सीट ले गए थे और 2016 में 211 सीट। अब फिर जाकर के 2021 में
हमने 213 सीट प्राप्त की थी जनता के द्वारा, और आने वाले 2026 जो 4 मई का दिन होगा, फिर से कम हम लोग 226 सीट लेकर करके आएंगे। और चौथी बार हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो महिला भारतीय जनता पार्टी तमाम ताकत 2021 में झोंक दिए थे, 17 बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, होम मिनिस्टर साहब आए हुए थे, और जितने भी राज्य के जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री तमाम लोग आकर के भी पश्चिम बंगाल को हासिल नहीं कर सका था 2021 में, और उनका स्लोगन था अब की बार 200 के पार, लेकिन 70 सीट पर लाके खड़ा कर दिया था यहाँ की सेकुलर जनता। आने वाला 4 मई 2026 में भी इसी तरह की परिस्थिति होगी, और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से हमारे नेत्री ममता बनर्जी को समझ लीजिए धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं, इसलिए कि हमारी नेत्री जीवन से लेकर मृत्यु तक तमाम योजनाएं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लिए, ये नहीं कि किसी एक कमेटी के लिए किए हैं। यहाँ मैं एक बात 30 सेकंड में कह दूं विजय जी, यहाँ हिंदू मुसलमान से हट कर करके बात रखनी होगी, तभी भारतीय जनता पार्टी को कुछ हो पाएगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, इसलिए ये जो है ये संप्रीति का राज है, भाईचारा का राज है, एकता का राज है, अखंडता का राज है। यहाँ हिंदू मुसलमान की कार्ड किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी, यहाँ डेवलपमेंट की बात चलेगी। वही तो भारतीय जनता पार्टी सर यही तो कह रही है कि डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हो रही है। ममता बनर्जी को अपने विकास की बात करनी चाहिए, 15 साल के शासनकाल की उपलब्धियों की बात करनी चाहिए। अभी अमित शाह गए थे और अमित शाह ने वो आरोप पत्र जारी किया वो कि यहाँ पर गवर्नमेंट फेल्योर रही। अब गवर्नमेंट को अपनी बात रखनी चाहिए कि हमने ये जनता के लिए ये योजनाएं बनाई और इन योजनाओं को धरातल पर उतारा और इससे इतने लोगों को फायदा हुआ। विजय जी मैं 1 मिनट का समय आपसे और लूंगा, फिर से दोबारा माफी चाहता हूँ सर। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो 15 साल से लगातार हमारे 10.5 करोड़ से ऊपर जनता के लिए सेवा के लिए 94 योजनाएं की हैं, 94 योजनाएं की, और उन्होंने जिस तरह से कहते हैं कि धर्म सबका जुदा जुदा उत्सव हम सबका, हम लोग तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय के लोग एक छतरी के तले रहते हैं। लेकिन आज मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, उनका तीसरी सूची लिस्ट निकली है भारतीय जनता पार्टी का। क्या आप बता दें कि भारत के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो तीसरी बार केंद्र में बैठ कर करके सरकार बनाई है, क्या एक भी एमपी मुसलमान है वहां? क्या 3 सूची अगर यहाँ पश्चिम बंगाल में अगर हुआ तो क्या एक भी कैंडिडेट यहाँ मुसलमान है? यहाँ 40% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली आबादी यहाँ है पश्चिम बंगाल में। किसी भी कीमत पर बगैर मुसलमान क्या किसी भी तरह से सरकार यहाँ मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए अक़लियत जो है, खासकर मुसलमान जो है, जो एक ऐसा कौम है कि उसके तरफ कोई एक कदम बढ़ता है तो मुसलमान 4 कदम बढ़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम पार्टी है और एंटी बंगला पार्टी है। बंगाली कई सारे सवाल आ गए, जरा अमित जी से भी जवाब इसका ले लेते हैं। अमित जी ले लीजिए आप। हाँ अमित जी। सर अनम्यूट कर लीजिए। आनंद जी, मुझे तो अच्छा लगता है कि टीएमसी के प्रवक्ता जो बैठे हैं वो कम से कम 4 विकास की बातें गिना देते हैं। ममता बनर्जी तो नहीं बोलती हैं, कम से कम यही बोल के जाते हैं कि हमने ये बात सुन लीजिए, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, अपने समय पर बोलिए। उन्होंने कहा सर कि 94 योजनाएं ममता बनर्जी के शासनकाल में आई हैं जनता की। हाँ ठीक है, कौन सी 94 योजना, मैं उस पर भी आऊंगा, वो बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो कौन सा फैक्ट्री उन्होंने खुलवाया पिछले 15 सालों में, कौन सा पावर प्लांट उन्होंने लगवाया पिछले 15 सालों में, कौन सी मोटर फैक्ट्री लगवाई उन्होंने पिछले 15 सालों में, कितने नए हाईवेज बने, कितने हाई राइज बिल्डिंग्स बनी, ये बताना चाहिए था ना। ये होता है डेवलपमेंट का आंकड़ा। कितने नए वहां पर उन्होंने एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करके दिया, कुछ भी नहीं किया। तो दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं बंगाल की राजनीति पर राज करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने राजीव कुमार को, जो एक्स डीजी हैं, उनको राज्यसभा भेजा। तो एक्स डीजी को आप अपना कैंडिडेट बनाकर आप राज्यसभा भेजती हैं। किसके इशारे पर फिर वो व्यक्ति काम कर रहा था इतने सालों तक? जाहिर सी बात है वो टीएमसी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा था। उसके बाद इन्होंने बताया कि बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होता है। सही कहा इन्होंने, बंगाल में सिर्फ मुसलमान होता है, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो कहती हैं कि ये मेरी गिनती 30% के बाद शुरू होती है, क्योंकि वहां पर 30% मुसलमान है। आज तो टीएमसी के प्रवक्ता ने कह दिया कि 40% मुसलमान है।
तो अब उनकी गिनती 40% के बाद शुरू होगी। उसके पहले तो वो जीत ही रही हैं, ये उनका कहना है। उनका ये कहना है कि अगर कोई दूध देने वाली गाय है तो उसका लात भी खाना पड़ता है। यानी कि अगर मुसलमान है, अगर वो ममता बनर्जी को एकजुट होकर वोट देता है, तो अगर वो कुछ करता भी है, अगर चंदन दास और हरगोविंद दास को रास्ते में लाकर काटकर मार देता है, तो भी 7 खून माफ है, उसको कोई नहीं कुछ बोलना चाहिए। अगर हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ता है क्योंकि एक अल्पसंख्यक की कम्युनिटी वहां पे जो है वो उन पर अत्याचार करती है, तो भी उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई उनके मंदिरों पर पूजा बंद हो जाती है, तो भी उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर शोभा यात्रा निकालने पर, दुर्गा पूजा करने पर, सरस्वती पूजा करने पर अगर हाईकोर्ट से परमिशन लेना पड़े, तो भी सब ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान होता है। यही तो हम कह रहे थे, जिसको अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने ये किया। दूसरी बात, इन्हीं के प्रवक्ता ने कहा था, हुमायूं कबीर उसी टीएमसी में ही थे, तब तो इनको नहीं निकाला, बाद में इनको निकाला। तब कहा था कि भागीरथी में हिंदुओं को काट कर बहा देंगे। आप एक टीएमसी के नेता का, प्रवक्ता का, उसका खंडन करते हुए बयान मुझे आप दिखा दीजिए आनंद जी, टीएमसी के प्रवक्ता दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। उसके बाद इनके फिराद हकीम क्या कहते हैं, जिन्होंने मुसलमान धर्म जिन्होंने नहीं अपनाया है, वो उनका जीवन व्यर्थ है। तो उसको क्या बोलते हैं कि दावत दीजिए इस्लाम में और उनको इस्लाम में कन्वर्ट कराइए। ये वहां का ममता बनर्जी के बाद अगर कोई सेकंड इन लाइन माना जाता है तो फिराद हकीम को माना जाता है। वो उस लेवल का व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर कोई इस्लाम में नहीं है तो उसका जीवन, उनको दावत दीजिए कन्वर्जन के लिए। और एक इनका नेता बोलता है कि सबको काट के भागीरथी में बहा देंगे, और उसका खंडन करते हुए ना एक नेता का, ना एक प्रवक्ता का, ना स्वयं ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं। तो बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमान करती है, वहां हिंदू मुसलमान नहीं होता है, सिर्फ मुसलमान होता है। और तीसरी और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा आनंद जी, उसके बाद आप दूसरे प्रवक्ता के पास चले जाइएगा, कि आपने पहली बार देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाता है, उसके पहले केंद्रीय बाहिनी का पूरा बटालियन उतारना पड़ता है सुरक्षा के लिए। ऐसा पहली बार किसी राज्य में होता है कि जहां पर इन्होंने कहा कि 58 लाख पहले कटे तो कोई बात नहीं, 62 लाख अभी और है। 62 लाख में से मान्यवर आपको अपडेट लेकर आना चाहिए था, 26 लाख जुड़ चुके हैं, बाकी रिमेनिंग जुटने हैं, उस पर भी कार्रवाई चल रही है और वो भी होगा। लेकिन अगर वोट कट रहा है जो नहीं है वहां पर, जो वहां का वैलिड वोटर नहीं है, तो आपत्ति किस चीज की है? आपको किस चीज का? ममता बनर्जी ने तो आनंद जी यहां तक ममता बनर्जी ने किया था कि जितने भी आपने देखा होगा जब बीएलओ की मौत हो रही थी तो ममता बनर्जी जी ने एक यात्रा लेकर निकली थी। ममता बनर्जी वो यात्रा बीएलओ के लिए लेकर नहीं निकली थी, वो बीएलओ की मौत खरीदने निकली थी। वो कह रही थी कि आप केंद्र के ऊपर इल्जाम लगाकर तुम आत्महत्या कर लो, मैं तुम्हारे परिवार को 10 लाख रुपया दूंगी। जैसा कि मैंने बताया, बंगाल में विकासवाद नहीं चलता है, भत्तावाद चलता है। हर चीज पे आप भत्ता ले लीजिए, लेकिन आप नौकरी मत मांगिए, आप शिक्षा मत मांगिए, आप सम्मानजनक जीवन मत मांगिए, आप अपने लिए न्याय मत मांगिए। आपको पता है बंगाल में 3.7% कन्विक्शन रेट है। मतलब अगर 100 लोग जाते हैं थाने में अपना कंप्लेन लेकर, तो केवल 3 या 4 लोगों की वहां पर सुनी जाती है, 97 से 96% लोगों की वहां पर सुनी ही नहीं जाती है। तो बंगाल में न्याय का उम्मीद करना बहुत ही उसको क्या कहेंगे, दुर्लभ है कि आप न्याय की वहां पर उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो जहां की स्थिति ये हो, आप वहां पर बात कर रहे हैं उन्नयन की। हाँ, आपने एक बात बहुत सही कहा आनंद जी, मैंने बीच में उसका जवाब भी देना चाह रहा था कि ममता बनर्जी को लोग प्यार करते हैं निश्चित तौर पे, पर किस ममता बनर्जी को लोग प्यार करते हैं? जिस ममता बनर्जी ने संसद में बांग्लादेशियों के खिलाफ पेपर फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंक दिया था और ये कहा था कि बंगाल किसी की बकौती नहीं है, वहां पर बांग्लादेशी क्या घुसपैठिया आकर पूरे के पूरे निर्वाचन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको वहां की जनता प्यार करती है। वो प्यार करती है जो ममता बनर्जी ने सिंगूर के वहां पर आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन के लिए जनता वहां पर प्यार करती है। लेकिन क्या पिछले 15 सालों में टीएमसी के प्रवक्ता भी कहेंगे कि केंद्र हमें ये नहीं देता, केंद्र हमें वो नहीं देता, इतना पैसा केंद्र के ऊपर बाकी है? क्या किसी भी एक मुद्दे को लेकर, अगर ये सच है तो
क्या किसी भी एक मुद्दे को लेकर क्या ममता बनर्जी कोर्ट गई और उसमें जाकर काला कोट पहनकर क्या वो वहां पर जिरह करने गई? नहीं गई। किस लिए गई? अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए गई। तो जनता देख रही है, जनता देख रही है कि किस तरीके से अपने भ्रष्टाचार के लिए ममता बनर्जी लिप्त हो गई हैं, पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में डूब गई हैं। और वहां पर जिस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है, हमने देखा अभया के साथ क्या हुआ, दुर्गापुर में क्या हुआ, और ऐसे अन्य दसों लिस्ट में आपको गिना सकता हूँ, पार्क स्ट्रीट में क्या होता है। लेकिन कानून व्यवस्था वहां सारी की बातें कानून हो, मंत्री हाँ, ममता बिल्कुल बनर्जी, सारी लेकिन बातें किसी हो की रही हैं। बात उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बयान भी आया महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा ने एक सवाल उठा दिया और उन्होंने अपने भाषण में, हक साहब भी सुने होंगे, उन्होंने कह दिया कि वहां पर पश्चिम बंगाल वर्सेस गुजरात कर दिया कि गुजरात के लोगों का तो कोई भारत के आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी। जाहिर सी बात है कि सब पश्चिम बंगाल और पंजाब का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से एक्टिव थे और भारत की आज़ादी की लड़ाई में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने खारिज कर दिया गुजरात का। गुजरात से सावरकर को जोड़ दिया। सावरकर गुजरात के तो हम तो यही जानते हैं कि सावरकर महाराष्ट्र के हैं। बहरहाल जरा वो बाइट सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हक साहब के पास आएंगे और सौरभ जी के पास भी जाएंगे, अमित जी आपसे भी जानेंगे। जरा सुन लीजिए महुआ मोइत्रा का वो बयान। Over the past 6 to 7 months, and this is something Bengalis will never forgive you for, never. Last 6 Bengalis are a very proud race. We led the war on independence against the British. Who were the Gujaratis? When you go to Kalapani, who do you see? 68% of the names of the people who were killed in who were incarcerated in Kalapani were Bengalis, followed by Punjabis. Can you name me one Gujarati who was there? Apart from your big hero, Veer Savarkar, who only wanted to sit and write apology letters. Please let us know. Please let us know. And you have taken those people, and when we are working everywhere, trying to earn an honest living, over 2,000 Bengali migrants, 2,000 documented, have been abused, criminalized, facing harassment, called Rohingyas, spat on, beaten up, lynched, pregnant women pushed across the border. This is what you've done to Bengalis. 107 Bengali workers have been rescued, not from unemployment, but from bondage, tied up in rooms, 40 people, 50 people kept illegally confined. I myself have called police in different states in Chhattisgarh and Maharashtra and got people released. तो अब एक ये बयान आया, अब इसको लेकर भी जरा बात, क्योंकि हम लोग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं कि वोट के लिए सब कुछ करेगा। अब यही है हक साहब, अब देखिए, अब बात हो रही है कि गुजरात का योगदान क्या था। अब महात्मा गांधी को हम भूल जा रहे हैं, सरदार पटेल को हम भूल जा रहे हैं, वो तो गुजरात के ही थे। दूसरी बात, गुजरात की बात आप कर रहे हैं कि गुजरात को, पश्चिम बंगाल को गुजरात चलाएगा, तो गुजरात का ही तो आप लेकर आए वहां पर अधीर रंजन को हराने के लिए। यूसुफ पठान कहां के, वो पश्चिम बंगाल के तो नहीं, वो तो गुजरात से लेकर आप आए उनको। यही मैं कह रहा हूं कि चुनाव के लिए हर दाव अपनाया जा रहा है, चाहे वो किसी के द्वारा हो। अब महुआ मोइत्रा के इस बयान को आप किस तरह से डिफेंड करेंगे सर? सबसे बड़ी बात है, हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा जो कहे हैं बिल्कुल सही कहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के आजादी में सबसे बड़ा अगर कोई रोल है तो वो पश्चिम बंगाल का है, दूसरा किसी का रोल है तो वो पंजाब का है, और गुजरात का किसी तरह का कोई रोल नहीं है। अब बिल्कुल महात्मा गांधी क्या थे सर, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। अगर भारत की आजादी की लड़ाई की बात हम करते हैं तो गुजरात की बात महात्मा गांधी और सरदार पटेल। महात्मा गांधी तो हम सबके बापू हैं। हाँ। भारत के समझ लिए वो ये सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हीं को फादर ऑफ द नेशन कहा था सबसे पहले। मैं उस बात को इनकार नहीं कर सकता हूँ। मैं तो आपके साथ सामने में कह रहा हूँ तो उनको जो उपाधि दिया गया है तो उनका उपाधि का कहना नहीं है, लेकिन आजादी का सबसे बड़ा रोल अगर है वो पश्चिम बंगाल आंदोलन की मिट्टी ये कहा जाता है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने लोगों से कहा था कि तुम खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये पश्चिम बंगाल की धरती है जो पॉसिबल है। और दूसरा पंजाब, उन्होंने महुआ मोइत्रा ने यही बात कहा। लेकिन अभी जो परिस्थिति है आप देख लीजिए कि एक जमाने का था अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री 1999 से 2004 तक का 28 पार्टियों को लेकर के उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।
लेकिन वो कभी भी इस तरह की समझ लिए डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करते थे, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते थे। लेकिन 2014 के बाद हमारे देश में समझ लिए हिंदू खतरे में है, उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं थी। अब डर्टी बताइए, पॉलिटिक्स नहीं 86% करते थे, फिर भी उनकी 86% सरकार दो बार गिरी सर, 86% बहुमत नहीं होने से दो बार गिरी। और अटल जी ने कहा भी था कि लोग कहते हैं कि वाजपेयी तो अच्छे हैं, पार्टी अच्छी नहीं है, तो बताओ मैं क्या करूं। तब भी लोग साथ नहीं आते थे। अब आज अटल जी नहीं है, दूसरे लोग बीजेपी में है, तो आप अटल जी को याद कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, अमित तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उनसे कहूंगा कम से कम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी की जो नीति थी गिनाइए टीएमसी का 5 अरे भैया, जो आपने लगाई है, कहाँ नहीं लगाए हैं, कहाँ नहीं लगाए हैं? दुर्गापुर, आसनसोल, बता दीजिए फैक्ट। बताता रहा हूँ आपको, लिखिए दुर्गापुर में लगा है, आसनसोल में लगा है, कहाँ लगा है? अरे आपको दुर्गापुर में लिखिए। लेकिन ये भी है ना कि आप बंगालियों की बात करते हैं, बंगाली अस्मिता की बात करते हैं। बताइए ना, मैं खुद हूँ वहाँ से, आप बताइए। हक साहब आप बात करते हैं बंगाली की, बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, बंगाल की अस्मिता की बात करते हैं। आपको जरूरत पड़ जाती है यूसुफ पठान की, आपको जरूरत पड़ जाती है बिहार से कीर्ति आजाद की, आपको जरूरत पड़ जाती है बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा की। देखिए, ये चुनाव की रणनीति हम किस हिसाब से वही चीज इस चुनाव की रणनीति में सब कुछ जायज है। ये देखिए, ये चुनाव है, मतलब मोहब्बत और इसमें सब जायज है। हाँ, यही तो, यही इसीलिए तो हमने इसका रखा कि हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू मुसलमान, मेरे मित्र अमित तिवारी जी को मैं कहा कि कम से कम 240 एमपी है, अगर एक भी एमपी का नाम गिना दे, सबका साथ मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए, सबका विकास मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए, सबका प्रयास नहीं बोलना चाहिए। इस तरह के जो बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं समझ लिए कि बिल्कुल गलत बात है। सबका साथ जो बोलते हैं, सबका साथ बोलते हैं तो वो आपके ऊपर परफेक्ट नहीं होता। सबका विकास बोलते हैं, आपके ऊपर परफेक्ट नहीं होता। एक भी एमपी का नाम बता दीजिए जरा सा, बता दीजिए कि हाँ मुस्लिम कोई है एमपी, एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर कोई मुस्लिम है, बता दीजिए। तो आप आते ही नहीं है ना। क्यों आएंगे? गिव एंड टेक। क्या चाहिए आपको क्या चाहिए बताइए? गिव एंड टेक में क्या चाहिए? गिव एंड टेक क्या? पहले देश देखिए, मोहब्बत। आज आप मांग लीजिए, अमित जी दे दें। नहीं, मैं अमित जी से क्यों मांगूंगा? मोहब्बत प्यार भालोबासा, सबसे ज्यादा अगर देश को आजादी दिलाना। अमित जी देखिए, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं हक साहब। देखिए, आप इनको खुला ये ऑफर दे रहे हैं। नहीं, ऑफर मुझे नहीं लेना, मोहब्बत का होगा, प्यासा है। हीरा नंदानी से ले लीजिए भाई साहब, महुआ मोहिता तो लेती हैं, आप भी ले लीजिए हीरा नंदानी। सौरभ जी जरा बताइए, किस तरह, वही हम लोग लगातार चर्चा करें, इस तरह के जब बयान आते हैं तो फिर सवाल उठने लगता है ना कि पश्चिम बंगाल की उस धरती की, उस मिट्टी की बात हो रही है, उस माटी की बात हो रही है। हक साहब भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की भारत की आज़ादी की लड़ाई में पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा योगदान था। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा योगदान था। सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगा दिया, लेकिन आज भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में वो फाइल नहीं निकल पाई थी। फाइल तो किसने निकलवाई, ये भी एक सवाल है। ममता जी को खुद पहल करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन हक साहब ये कह रहे हैं ना कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, तो हर मुद्दे इस तरह के अपने अपने हिसाब से चुने जाएंगे, अपने अपने सुविधा के मुताबिक। अभी टीएमसी के प्रवक्ता का अभी चैनल पे बयान सुन रहा था मैं। उन्होंने बोला जो ममता बनर्जी ने 94 योजना को लेके 15 साल में जनता के लिए उन्होंने किया, यदि 94 योजना धरातल पर यदि उतरी होती तो आज ये सत्ता के संघर्ष के लिए जो ममता बनर्जी दर दर की दीवारें खटखटा रही है, वो उनको नहीं खटखटाना पड़ता। जब भी चुनाव आता है तो ममता बनर्जी को ईडी हो, सीबीआई हो और चुनाव आयोग के खिलाफ बयानबाजी करना और फिर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करना, उनका एक शुरू से ही जो मैं देखता आ रहा हूँ वो उनके नेचर में ही दिखता है। दूसरी बड़ी बात, इस मतलब आपके चैनल पे ही इनके प्रवक्ता ने बोला जो बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है और
टीएमसी जो है वो मुस्लिम को लेके ही जीतती है। तो हमको लगता है टीएमसी ही इस तरह की बयानबाजी करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है और वोट बैंक में फूट डालकर, और जिस तरह से 15 साल से सत्ता करते आ रही है उस तरह के सत्ता में अपने आप को बनाए रखना चाहती है। दूसरा, इनके पार्टी की सांसद जो है अभी जिस तरह से बयान दी आपके चैनल पे जो मैं देख रहा था, उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है पंजाब और बंगाल को छोड़ के इस देश की आजादी में किसी भी स्टेट का कोई हाथी नहीं है। यदि उन्होंने गुजरात का नाम लिया तो महात्मा गांधी हो या फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उनकी भूमिका को हम कैसे भुला सकते हैं। यदि हम आजादी की बात करते हैं तो बिहार को कैसे भुलाया जा सकता है। जब महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत मोतिहारी से नीले आंदोलन से 1917 में स्टार्ट की थी, वो तो सबसे बड़ी नींव थी। यदि चुनाव आती है तो इनको आजादी दिखने लगता है और उसके साथ साथ इनकी कंट्रीब्यूशन आजादी में दिखने लगती है। हमें लगता है जो इनके पार्टी के सांसद को अपने बयान को वापस लेना चाहिए और साथ ही इसके लिए माफी भी मांगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बापू के लिए बहुत बड़ा अपमान है। यदि ये कोई बोलता है, यदि इस तरह की बयानबाजी की जाती है तो गुजरात का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो गुजरात का कंट्रीब्यूशन आजादी में भी था और आजादी के बाद भी रहा है। हाँ, पूरे देश का कंट्रीब्यूशन रहा है भारत की आजादी पूरे देश के पूरे कंट्रीब्यूशन। लेकिन हम इसका श्रेय बंगाल और पंजाब को एक सांसद यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे देती है और उसको यदि टीएमसी इंडोर्स कर देती, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये तो देश के आजादी में जुड़े एक एक आदमी का अपमान है, उस स्वतंत्रता सेनानी का भी अपमान है जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष दिया। तो हमें तो ऐसा लगता है जब चुनाव आती है तो इस तरह के अपमानजनक टिप्पणियां करके आपस में जो एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करके हम चुनाव जीतने की बात करते हैं। और हम तो हमेशा मानते हैं यदि कोई पार्टी सत्ता में है तो उस पार्टी को हमेशा विकास के नाम पे ही जनता के बीच में जाना चाहिए और उसमें इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए जो उसको विपक्ष के पार्टी पे बिना आरोप लगाए हुए उस सत्ता में बने रहने का पूरा हक बनता है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि 5 साल के बाद जनता और जनता के लिए की गई योजना की याद आती है और जो मैनिफेस्टो में दिया जाता है 5 साल पहले, उसमें 5 से 10% का चेंजिंग करके फिर मैनिफेस्टो लेके आते हैं। लेकिन आज की जनता बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ के जब अंतिम फैसला लेती है तो बहुत सोच समझ के लेती है। इसका परिणाम देश के अन्य चुनाव में भी आपको अभी जो 5-7 चुनाव हुए हैं उसमें देखने को मिला है और आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा। हक साहब, क्यों ऐसा होता है कि जब विपक्ष आ रहे हैं, सर एक छोटा सा जवाब लेकर आपके पास आ रहे हैं अमित जी, कि आप लोग यानी कि विपक्ष जब भी चुनाव में जाता है तो सीधे सवाल उठाने लगता है चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जहां हारती है वहां तो ये सवाल नहीं उठाती। कर्नाटक में उसकी सरकार थी, चुनाव हुआ, हार गई, उसके बावजूद चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठा। दूसरी जगहों पर जब चुनाव हारती है तो वहां भी इस तरह के सवाल नहीं उठते हैं। आप लोग शुरू से ही क्यों ये माहौल बनाने लगते हैं? अगर उसको गड़बड़ी करना होगा तो वो कर्नाटक में भी गड़बड़ी कर लेती, केरला में भी गड़बड़ी कर सकती थी, 10 विधायकों को जितवा सकती थी। बड़ी बात है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि इतना मतलब दिमाग लगा के काम करते हैं कि भारत के कोई लोग को पार्टी को सोचना होगा, कहीं कहीं वो ढील ले देते हैं ताकि अगर हर जगह वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो फिर अपोजिशन को तो कहने को मौका नहीं मिलेगा ना। आप बोलेंगे कि भाई आज देखिए अगर फर्ज कर लिए कि किसी अन्य राज्य में अगर विपक्षी पार्टियों का सरकार है तो वो जान के देते हैं, क्योंकि नहीं तो बोलेंगे कि आप तो वहां जीता है। ये कहीं कहीं मैनिपुलेट करते हैं, कहीं कहीं ढील देते हैं, लगाम को जो है कहीं कहीं ढील देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में इनका सपना, मैं एक बात फिर से विजय जी बोल रहा हूँ, इनका सपना जितना भी एड़ी चोटी, जितना भी दाव, जितना भी टेक्निक इस्तेमाल कर ले, ममता बनर्जी के सामने सब धराशायी की तरह खत्म हो जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी भारत में एक ऐसी नेत्री है कि वो लड़ाई लड़ करके आज इस मकाम में पहुंची है। चाहे जितना भी जोर लगा ले, हम लोग चौथी बार जो है फिर से यहाँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन रही है और फुल मेजोरिटी के साथ। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 4 मई हम लोग चौका मार रहे हैं, एकदम चौका, बाउंड्री चौका मारने की पूरी तैयारी है टीएमसी की। जी हाँ, हमारी जनता यहाँ के जनार्दन है, जनता पर मुझे भरोसा है। यही है ना कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट, वही तो सवाल है सर कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं
चौथी बार सत्ता में आने के लिए, लेकिन बावजूद इसके अब इस तरह के जब सवाल उठने लगते हैं, आप उधर सब उठाने लगते हैं चुनाव आयोग पर। डिफेंस करना होगा, डिफेंस करना होगा, हमें तो पब्लिक के बीच जाना होगा, हम अपना प्रोटेक्ट रखना होगा, हम अपनी आवाज जनता के पास जाएंगे, जनता जनार्दन है। हाँ अमित जी, देखिए जिस तरीके जो आपने वीडियो दिखाया महुआ मोइत्रो का, तो हमें याद रखना चाहिए वही महुआ मोइत्रो हैं जो हीरानंदानी से पैसे लेकर अपने क्रेडेंशियल्स को सैक्रिफाइस करके अपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर अपने क्रेडेंशियल्स किसी और को देती है, सांसदीय क्रेडेंशियल्स, और लग्जरी बैग्स के लिए, लग्जरी कार्स के लिए, लग्जरी इंटीरियर के लिए, लग्जरी फ्लाइट के लिए, लग्जरी ट्रैवल के लिए हीरानंदानी से पैसे लेती हैं और उनके बिहाफ में क्वेश्चंस पूछती हैं। तो ये चरित्र है टीएमसी का। और अभी टीएमसी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि गिव एंड टेक होता है, आप पैसे देंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, नहीं देंगे तो नहीं रहूंगा। तो हम पैसे, आप अपने समय पर बोलिएगा, आप अपने समय बोलिएगा, तो हम किसी को ऐसा प्रलोभन नहीं देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इश्क और जंग में सब जायज है, तो फिर आनंद जी, फिर झूठ बोलना भी जायज है। जो अकबर अमित बन जाता है फिर तो लव जिहाद करना भी जायज है। और फिर तो जिस तरीके से इश्क में पहले इश्क होता है और फिर काट के उसको ड्रम में भर दिया जाता है, वो भी जायज है। अगर इश्क और जंग में सब जायज है तो ये भी जायज है। तो ये दिखाता है कि इनका कल्चरल क्या है। हमारे लिए तो जीना और मरना एक ही व्यक्ति के साथ होता है, दूसरा कोई सोचते भी नहीं हम, पर इनके संस्कार तो अलग हैं। ये तो यहाँ भी 4 चाहते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी 72 चाहते हैं, और फिर यहाँ पर रहने के बाद लव जिहाद भी करते हैं। तो इनके संस्कार अलग हैं, तो ये अपने संस्कार बता रहे हैं। हमारे में इश्क और जंग में कुछ भी जायज नहीं होता है। इश्क होता है, जंग को हम जंग की तरफ लड़ते हैं, और ये चुनाव जो होने जा रहा है इसको भी हम आर पार की लड़ाई करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका हिसाब होगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। मैं आपके चैनल पर फिर बोल के जा रहा हूँ, धमकी है क्या? यही तो कह रहे हैं कि आप धमकी दे रहे हैं। ध्यान से सुन ले, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। फिर आप मत बोलिएगा कि गिव एंड टेक होता है, हम किसी को गिव एंड टेक नहीं करते हैं। तो यही तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। देख लिए इनका सब, यही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं अमित जी, कि हम भी चुन चुन कर सबका कौन कौन क्या अधिकारी है जो कर रहे हैं, कल वो सत्ता से हटेंगे तो फिर आप सोच लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का असल रूप है जो आपके लास्ट में दिखला दी है वो झलक। ये फर्क होता है कि आप अतीक अहमद के साथ खड़े हैं, आप अतीक अहमद के साथ खड़े होकर उसका बदला लेने की बात कर रहे हैं, या आप जनता के साथ खड़े होकर जनता का साथ देने की बात कर रहे हैं, इसमें फर्क होता है। अच्छा, एक चीज बहुत कॉन्फिडेंट है चौका मारने के लिए, आप लोग इस बार हैं इनका पूरा बाउंड्री मार रहे हैं सर, बाउंड्री मारे विजय भाई, बाउंड्री मारे विजय भाई। आसनसोल में, अच्छा आज भाई आसनसोल में कहाँ पे फैक्ट्री खोला, जगह का नाम तो बताइए। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना? अरे नहीं, आप बता के जाइए भाई, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज कहाँ हुआ है मैं बता दूंगा आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा। उसी क्षेत्र अमित जी मैं बता दूंगा, विजय भाई से नंबर लेके मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं पूरा बता दूंगा आपको, ठीक है ना? लाइव अरे हम तो 15 लाख का इंतजार देख रहे थे अमित जी आप 15 लाख का इंतजार देख रहे थे। यही जो सबकी मुस्कुराहटें स्क्रीन पर है, और इसी मुस्कुराहट के साथ हम इस चर्चा को आज विराम दे रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और लोग एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाते हैं, लेकिन मुस्कुराहटों के साथ इस चर्चा को हम विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए अमित जी आपका, हक साहब आपका, और डॉक्टर सौरभ झा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में इतना ही। पश्चिम बंगाल चुनाव के और इसके साथ ही असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी जो चुनाव हो रहे हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी, और हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।